सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। कल की मार्केट की गिरावट और सुस्ती के बाद आज मार्केट में देखने को मिल रहा है रिबाउंड। कल वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स की और आज अगर आप देखें तो बढ़िया रिकवरी के साथ शुरुआत हुई। हालांकि जहां से खुले थे थोड़ा सा फिसले हैं, लेकिन आज स्मॉल कैप और मिड कैप आप भी अपनी स्क्रीन देखकर समझ रहे होंगे कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ नजर आएगी। चलिए पूरे मार्केट के एक्शन को समझा जाए डेटा के साथ। निफ्टी की बात करते हैं, 60 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर आपको कारोबार नजर आएगा, लेकिन खास बात है कि जहां से खुले थे वहां से नीचे आए। अब बैंक निफ्टी यहां पर कैबिनेट के फैसलों के बाद जो एमएसएमई सेक्टर को 2.55 लाख करोड़ की राहत दी गई है, ये बैंक्स के लिए पॉजिटिव हो जाता है। 500 अंकों की बढ़त यहां पर नजर आएगी। ठीक ठाक कंसोलिडेशन है 1% ऊपर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है स्मॉल कैप और मिड कैप, जो कि आपके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं। मिड कैप को देखें तो 685 अंक यानी तकरीबन 1.25% की बढ़त के साथ ये तो डे हाई के करीब ही माना जाएगा। जहां से खुले थे बिल्कुल वही के आसपास कंसोलिडेशन, अच्छी तेजी। स्मॉल कैप का भी चार्ट बिल्कुल सिमिलर नजर आएगा, 1% की तेजी है 160 अंकों की। पूरे मार्केट का अंदाजा लगा लीजिए एडवांस और डिक्लाइन की स्क्रीन के साथ। 983 स्टॉक्स ऐसे हैं एनएसई में जहां पर आपको गिरावट नजर आएगी, लेकिन 1996 शेयर ऐसे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि अच्छी खरीदारी और हरियाली के साथ कारोबार आपको नजर आएगा। पूरे मार्केट की तस्वीर को समझने के लिए एडवांस और डिक्लाइन के बाद हम देखते हैं सेक्टर का हाल क्या चल रहा है। तो इंडिया विक्स, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टिनिटी, मिडिल ईस्ट तनाव को लेकर थोड़ी सी कम हुई है, 2-2.5% नीचे इंडिया विक्स। लेकिन बाकी कैपिटल मार्केट तेज है, डिफेंस में खरीदारी है, पीएसयू बैंक्स 1.25% ऊपर, फाइनेंशियल्स में खरीदारी, बैंक में खरीदारी, मेटल्स ऊपर हैं, आईटी में खरीदारी है लेड बाय कोफोर्ज, ऑटो में रफ्तार है, कैपिटल गुड्स ऊपर है, रियल्टी स्पेस के स्टॉक्स में तेजी है। सबसे ज्यादा तेजी सभी सेक्टर्स में आपको नजर आएगी, एक तो पीएसयू बैंक्स और दूसरा है फार्मा। अच्छा, क्या क्या गिर रहा है इस स्क्रीन पर? एक तो एनर्जी की बास्केट और ऑयल एंड गैस, स्वाभाविक है यहाँ पर थोड़ा सा कट है, क्रूड के साथ ये भी कूल ऑफ हुए हैं। और एफएमसीजी यहाँ पर थोड़ी सी जरूर प्रॉफिट बुकिंग है। हम देख पा रहे हैं कि तकरीबन 300 अंकों का कट यहाँ पर निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में नजर आएगा। देख लेते हैं कि निफ्टी में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपको तेजी और मंदी की तरफ एक्शन दिखा रहे हैं। तो एलएनटी ये नतीजों के बाद फिसला है, रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग है, एचयूएल नीचे आए और नतीजों से पहले टाइटन हो रहा है नर्वस। वहीं बात करें बैंक्स की तो यहाँ पर बढ़िया कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक की तरफ से। एमएनएम और भारतीय एयरटेल, इन स्टॉक्स में भी आपको देखने को मिल रही है खरीदारी। निफ्टी बैंक का हालचाल तो आप समझ ही गए होंगे, जब आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक अकेले ऊपर हों तो बाकी ज़्यादा बैंकों की आवश्यकता नहीं होती। निफ्टी बैंक, इसको एक बार स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, देखिए बड़े ध्यान से। गिरने वालों की लिस्ट है खाली, और जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई का अगर साथ मिल जाए तो निफ्टी बैंक को किसी और की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बढ़िया ट्रेंड के साथ यहाँ पर कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले अब बात कर लेते हैं यूबीएल की, और यूबीएल के मैनेजमेंट से बात करेंगे, क्योंकि Q4 में देखें तो कंपनी की आय में 3% और एबिटा में 25% की गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन में भी हल्का दबाव देखने को मिला है, हालांकि मुनाफे में करीब 4.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूबीएल के एमडी एंड सीईओ विवेक गुप्ता। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं नतीजे देख रहा था और नतीजे आप देखें तो खास बात यह है कि इस बार की जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है क्वार्टर में, ये तकरीबन 4% की आई। लेकिन अगर आप ओवरऑल रेवेन्यू में देखें तो तकरीबन 3% की गिरावट आ गई। इसे कैसे समझाएं? नतीजों में क्या खास रहा सर? धन्यवाद। आपने मेरे से बात करने का मौका दिया। जैसे आपने बताया कि इस क्वार्टर में जो कैटेगरी का जो ग्रोथ है, जो बियर कैटेगरी का ग्रोथ है, वो 10% है। हमारा वॉल्यूम ग्रोथ 4% है यूबीएल का, लेकिन हमारा सेल थ्रू जो हम बोलते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा इन्वेंट्री करेक्ट किया है, वो 8% है। सो सबसे बड़ी बात है कि जो बियर कैटेगरी है वो ग्रोथ में वापस आ गई है। 2025 के जो सेकेंड हाफ में हमने देखा, मौसम के कारण, ज्यादा बारिश के कारण और बियर महंगी हो गई थी काफी जगह, उसके कारण से कैटेगरी जो थी वो फ्लैट थी। मतलब एक क्वार्टर में डिक्लाइन था, फिर 1% ग्रोथ था, लेकिन वापस कैटेगरी ग्रोथ में आ गई है। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। और प्रीमियम बिजनेस जो है हमारा, वो 16% ग्रो किया है।
लेकिन जैसे आपने बोला कि कुछ चीजें हैं जो कि मार्जिन नहीं बढ़ा है। एक्चुअल में हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है, जो कि मेन फैक्टर होता है कि क्या आप जो प्रोडक्ट है वो आप ज्यादा डिस्काउंट में बेच रहे हैं या आप कंसिस्टेंटली अपना प्रीमियमाइजेशन से आप अपना ग्रॉस मार्जिन बढ़ा रहे हैं। हमारा ग्रॉस मार्जिन 330 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। हमने काफी इन्वेस्टमेंट की है कैटेगरी ग्रोथ लाने के लिए। हमने काफी कूलर्स लगाए हैं दुकानों में ताकि लोगों को ठंडी बियर मिले, क्योंकि बियर तभी बिकती है अगर वो ठंडी हो। हमने अपने नई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, तो इससे हमारा डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब हम इस क्वार्टर में पे काम कर रहे थे, जो सारा जो फोकस है वो इंडस्ट्री का वो वेस्ट एशिया युद्ध के ऊपर चला गया। बिकॉज ये जो युद्ध के कारण हमारी इंडस्ट्री के ऊपर और हमारी कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, क्योंकि बियर जो है वो ग्लास बॉटल से बनती है। ग्लास बॉटल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, हमारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया है। इन सब चीजों से जो प्रॉफिटेबिलिटी है इंडस्ट्री की और जो जो खर्चे हैं वो काफी बढ़ गए हैं। और हमारा जो बिजनेस है वो काफी 70 से 75% सरकार डिसाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमको वो प्राइस चेंज होगा या टैक्स कम होगा या नहीं होगा। तो वो जो है सबसे बड़ा क्राइसिस है। और ये भी इंश्योर करना कि कंज्यूमर को बियर मिले गर्मी के समय, क्योंकि एल्युमिनियम कैंस महंगे हुए हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है। तो कंपनी ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है ताकि कंज्यूमर को गर्मी के अंदर किंगफिशर बियर और हैनिकन बियर कंसिस्टेंटली मिलता रहे। सो इस कारण से मैं ये बोलूंगा कि इस क्वार्टर को पॉजिटिव तरह से देखना चाहिए कि बियर कैटेगरी वापस ग्रोथ में आ गई है। और हमने जो प्लान किया है वो सिर्फ इस क्वार्टर के लिए नहीं, बट हमको पूरे साल के लिए देखना है कि ये हम जो युद्ध के कारण जो कॉस्ट प्रेशर आए हैं उसको हम किस तरह से मैनेज करें और कंज्यूमर के ऊपर सबसे कम प्रेशर लेके आए। बढ़िया जानकारी दी सर आपने कि बियर के बिकने के लिए ठंडा होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वार्टर के दौरान थोड़े से कॉस्ट को लेकर कंसर्न यहाँ पर निकल कर आ रहे थे। लेकिन कॉस्ट के साथ साथ खबरें सर ये भी निकल कर आ रही हैं कि लगातार प्राइस हाइक की खबरें उठती रहती हैं, तो इसके बारे में बताइए, क्या किसी स्टेट में आपने प्राइस हाइक किया अभी तक? देखिए, ये जो बिजनेस है ये स्टेट बाय स्टेट बिजनेस है। हर राज्य की अपनी एक्साइज पॉलिसी होती है और हर एक राज्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो बिजनेस है, यूबीएल सबसे बड़ी कंपनी है बियर में, हमारा 50% मार्केट शेयर है। तो हम लोग पैन इंडिया कंपनी है। तो हमको जो अगर सिर्फ कर्नाटका में और महाराष्ट्र में प्राइस मिलता है वो काफी नहीं है। हमारा बहुत बड़ा बिजनेस तेलंगाना में है, आंध्रा में है, तमिलनाडु में है। हम उन स्टेट्स में हमारा मार्केट शेयर भी लगभग 70% है। तो कंज्यूमर्स जो है उपभोक्ता को किंगफिशर बियर बहुत ही पसंद है और बियर कैटेगरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट ने काफी समय से जो है प्राइसिंग कंट्रोल करके रखा है। सो हम इन गवर्नमेंट में जब तक हमको यहाँ पे प्राइसिंग नहीं मिलेगा हमारे मार्जिन रिकवर नहीं होंगे। तो हम लोग इन स्टेट के से काफी अपील कर रहे हैं, इनको हम काफी डेटा भी दे रहे हैं कि बियर इंडस्ट्री की वायबिलिटी के लिए और कंसिस्टेंट सप्लाई के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये हमारे साथ मिलकर ये युद्ध का जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको हम कैसे उपभोक्ता के लिए कम करें और कैसे कंपनीज को वायबल करें, ये बहुत जरूरी है। सो अभी हमको काफी काम करना है। तो मैं सिर्फ इससे खुश नहीं होऊंगा कि हमने एक दो स्टेट में प्राइसिंग लिया है, लेकिन हर जगह हम चाहते हैं कि जो ग्राहक है, जो कंज्यूमर है, उसके ऊपर प्राइसिंग का सबसे कम इम्पैक्ट आए। बिकॉज बियर अगर अफोर्डेबल नहीं होगी तो वो कैटेगरी ग्रोथ पे इम्पैक्ट करेगा। ठीक बात है। ग्रोथ की बात आपने कही है, तो आप मार्केट आपके जो प्रीमियम पोर्टफोलियो है इसके ऊपर बड़ी कड़ी नज़र लगा के रखता है कि यहाँ पर ग्रोथ कैसी आ रही है, क्योंकि मल्टीपल्स इसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो जो प्रीमियम पोर्टफोलियो है सर, इसकी ग्रोथ कैसी रही क्वार्टर के दौरान? नहीं, जो प्रीमियमाइजेशन है वो बहुत बड़ी स्टोरी है। भारत में लगभग 23 करोड़ यंगस्टर्स हर साल लीगल ड्रिंकिंग एज में आ रहे हैं और उनमें से जो लोग अल्कोहल को ट्राई करते हैं उनका पहला ड्रिंक किंगफिशर होता है और बियर होता है। तो प्रीमियमाइजेशन बहुत बड़ी स्टोरी है। हम इस साल 20% ग्रो किए हैं और प्रीमियम बिजनेस वो कंटिन्यू रहेगा और प्रीमियमाइजेशन विल ड्राइव द कैटेगरी ग्रोथ।
बिल्कुल और साथ में अगर आप देखें तो जो प्रीमियमाइजेशन पर आपका फोकस है, मेट्रो सिटीज़, फर्स्ट टाइम यूज़र्स की आपने बात की, लेकिन सर इस मार्केट में एक और चीज़ खास ये भी हो रही है कि ओवर द ईयर्स हमने देखा कि बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स अब मार्केट को पेनिट्रेट करना शुरू कर रहे हैं, उनकी रीच बढ़ रही है, उनकी सेल्स बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो कुछ नाम है ब्रांड्स के मैं लेना चाहूँगा, लेकिन आप समझ ही गए होंगे कि लगातार कंपटीशन इंटेंसिफाई होता जा रहा है। तो ऐसे में आप अपनी पोजीशनिंग कैसे मेंटेन करेंगे? मैं कंपटीशन को बहुत अच्छे तरीके से देखता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंडिया जो है, भारत जो है, वो दुनिया में बियर की सबसे बड़ी मार्केट हो सकती है। और भारत एक ऐसा कंट्री है जहां 80% बिजनेस जो है वो हार्ड लिकर का होता है और देसी दारू का होता है, जबकि बियर जो है ओनली 15 से 20% है। जबकि आप कोई भी प्रोग्रेसिव कंट्री देखेंगे ये उल्टा होता है। और इसलिए नहीं है कि भारत में लोग नशे के लिए पीते हैं, इसलिए भी है क्योंकि हमारा जो टैक्सेशन है बियर में, अवेलेबिलिटी है, जो अफोर्डेबिलिटी है, वो बहुत बड़ा इशू है। तो मेरे को लगता है कि जो बियर कैटेगरी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स और लोकल प्लेयर्स इस बियर कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे उतना कैटेगरी के लिए अच्छा है। सो मेरे को बहुत जरूरी है कि जो कैटेगरी ग्रोथ है वो ज्यादा होनी चाहिए, और अच्छे प्लेयर्स आएंगे, कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे, कूलर्स में इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे ब्रांड्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो बियर अपने आप बढ़ेगा। तो वी ऑलवेज वेलकम कंपटीशन। हाँ, हम अपने ब्रांड्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा काम करते हैं। हम चाहते हैं कि किंगफिशर continues to provide be the king of good times. हम चाहते हैं कि Heineken, which is one of the best beer available in India, which is 100% malt और उसमें कोई भी artificial sugar वगैरह नहीं है, continues to grow. Ultra continues to grow. So I think we welcome the competition. काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट सर आपकी तरफ से। अब लेकिन बड़ा सवाल, FY26 ठीक ठाक रहा, FY27 के लिए क्या इस साल हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि एक तो वॉल्यूम रिकवरी होगी और साथ में जो मार्जिन है यहाँ पर भी बढ़त आ सकती है? सर क्या है ग्रोथ का आउटलुक? आई थिंक ये देखिए, मतलब कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑल डिपेंड करता है कि ये जो वॉर का सिचुएशन है, जो आज का सिचुएशन है, उस क्राइसिस को हम कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, और कैसे हम रेगुलेटर्स के साथ मिलकर जो बैरियर्स ऑफ ग्रोथ है उनको अनलॉक करें। अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने बहुत ही प्रोग्रेसिव पॉलिसी अनाउंस की है कि जो टैक्स होना चाहिए वो अल्कोहल कंटेंट के ऊपर होना चाहिए, जो कि पहली स्टेट है जो ये प्रोग्रेसिव कर रहा है। अगर वो ऐसा करते हैं तो बियर जो है कर्नाटका के अंदर बहुत ही एक्सप्लोसिवली ग्रो होगा। हम एट द सेम टाइम अगर काफी स्टेट्स जैसे तेलंगाना और आंध्रा में अगर हमको कॉन्टिन्यूसली प्राइसिंग मिलता है और हमारा बिजनेस वायबल होता है तो और भी ग्रोथ होगा। तो अगले 6 महीने रेगुलेटर्स के साथ पॉलिसी अनलॉक करना, अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करना, आई थिंक दैट इज द मेन फोकस फॉर अस, एंड आई थिंक देयर इज नो रीजन कि हम बियर के पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए अब एक काम करते हैं क्विकली, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है तो आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं इस हफ्ते के जो मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता और फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल है हमारे साथ। क्विकली सबसे पहले कल 3:30 बजे तक की रिपोर्ट कार्ड दर्शकों के स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस सो फार सो गुड बेहतरीन देखने को मिला है, जहां पर आप देखेंगे कि हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में 2.2% के गेन, सचिन गुप्ता वाह शानदार 6% की तेजी, वहीं मधु बंसल के पोर्टफोलियो में भी 3% के गेन्स यहां पर आपको नजर आएंगे। क्विकली बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और ब्रेक के बाद करेंगे इस खेल की शुरुआत। आपका स्वागत है और अब करते हैं इस खेल की शुरुआत। और सबसे पहले एक काम करते हैं, अब हरीश जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। गेन्स तो इनके पोर्टफोलियो में हफ्ते की शुरुआत से लेके अब तक मेंटेन रहे, बहुत बढ़िया। डेटा पैटर्न्स स्टॉक को चुना, AB कैपिटल यहाँ पर भी देखें तो प्रॉफिट बुकिंग कर ली, पोर्टफोलियो पड़ा है आपका खाली। खेल के नियम बता रहे हैं कि 2 शेयर हो सकते हैं ऐड। बताइए सर पहला स्टॉक। आशीष जी, बिल्कुल देखा जाए तो पहला स्टॉक मेरा रहेगा कोचिन शिपयार्ड। अगर देखा जाए तो ये कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट दे रहा है वॉल्यूम के साथ, मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे खरीदने के मौके बन सकते हैं। तो ऊपर के वो टारगेट्स 1850 का टारगेट बनेगा, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1698 का।
1698 के स्टॉप लॉस के साथ और डिफेंस एज अ पैक कल भी चला था, आज भी तेजी है। और कोचिन शिपयार्ड के लिए तो देखें तो यहाँ पर खबरें भी निकल कर आ रही हैं, खरीदारी करके चलिएगा। ठीक है सर, एक और स्टॉक ढूंढ के रखिएगा, तब तक हम देखते हैं सचिन जी का पोर्टफोलियो। और सचिन जी के पोर्टफोलियो में तो सबसे ज़्यादा गेंस यहाँ पर देखने को मिले, तो इस पोर्टफोलियो को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। डाबर, सिरमा, एसजीएस दोनों स्टॉक को चुना और सही समय पर यहाँ पर देखें तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली। अब बताइए सर, आपके पास भी विकल्प है 2 शेयरों के लिए, पहला कौन सा होगा? गुड मॉर्निंग आशीष जी। वेल आज पहला स्टॉक जो है वो लॉन्ग साइड में ही रहेगा। स्टॉक का नाम है स्ट्राइड फार्मा, स्टार के नाम से इसका सिंबल है। ओवरऑल देखिए तो अच्छी स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर नजर आ रही है। अभी करीब 1086-85 के आसपास ट्रेड हो रहा है। करेंट मार्केट प्राइस से ही बाय ले सकते हैं। 1045 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना रहेगा। अप साइड में करीब 1150 रुपए तक के टारगेट्स स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 1150 तक के टारगेट्स। फार्मा एज अ पैक, जब हम सेक्टर का चेक ले रहे थे तब देखा भी था कि सबसे ज़्यादा तेजी थी, खरीदारी करके चली गया 1150 और स्टॉप लॉस है 1045। एक और स्टॉक ढूंढ के रखिए, तब तक मधु जी से बात करते हैं और मधु जी का पोर्टफोलियो देखेंगे स्क्रीन पर। क्या क्या है? वेदांता, क्या चुना ये स्टॉक? आज भी 4% चला। नेटवेब, फैंटास्टिक। ट्रेड्स आइडेंटिफिकेशन मधु जी इस हफ्ते की शुरुआत से लेके अब तक आपके एक्सेप्शनल रहे। मैं ये बात पक्की कह रहा हूँ, जहां जहां सबसे बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है सारे स्टॉक्स आपके पास रहते हैं। क्या प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ी सी जल्दबाजी हो रही है इस बार? जी बिल्कुल, प्रॉफिट बुक मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी है उसकी वजह से कहीं ट्रेडर्स का नुकसान ना हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी छोड़िए और मधु बंसल के ऊपर फोकस कीजिए। क्या स्टॉक्स है, मैं एक बार स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ, मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। इससे पहले वोडाफोन आइडिया शायद आपके पास था, वो बहुत बढ़िया चल गया था। अब नेटवेब टेक्नोलॉजीज, इसका चार्ट एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। यहाँ पर किस प्रकार के मूव देखने को मिले। नेटवेब टेक्नोलॉजीज आज 4% ऊपर है, थोड़ा सा ऑफ आइज हुआ है, 4450 इसका डे हाई था। वेदांता यहाँ पर भी देखिए, ये अभी भी 3.5% ऊपर है, अच्छी तेजी है। इन्हीं 2 स्टॉक्स को राइड किया होता ना तो मुझे लगता है पूरे हफ्ते का कामकाज हो जाता, आप आराम से रिलैक्स करती। लेकिन ये ना सिर्फ बात करने के लिए सही लगता है, जब एक्चुअल पोजीशन हो ना तो इंसान की मानसिकता ही अलग हो जाती है। चलिए आज के लिए बताइए कौन से स्टॉक्स कमाल करेंगे अब? जी, आज के लिए मेरा पहला स्टॉक रहेगा बीएससी लिमिटेड में। काफी कमाल का ये प्रदर्शन कर रहा है, हायर लोज इसमें बनते जा रहे हैं। मूविंग एवरेजेस भी सभी की मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक कमाल की आरएसआई स्ट्रेंथ भी है इसमें। 3806 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। मेरा टारगेट रहेगा 4150 का और स्टॉप लॉस मैं इसमें 3690 का रखकर चलना चाहता हूँ। 3690 के स्टॉप लॉस के साथ बीएससी लिमिटेड। एनएससी के अच्छे नतीजों का असर इस स्टॉक पर देखने को मिल रहा है, लगातार लाइफ हाइस पर, लेकिन कल आएंगे इसके नतीजे बढ़िया हो गए तो अगेन इस स्टॉक पर नजर रखिएगा आप। टारगेट स्टॉप लॉस स्क्रीन पर। अब क्योंकि सभी को 2 आइडियाज बताने, तो मधु जी दूसरा आइडिया भी बता दीजिए। जी, मैं दूसरे आईडी के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहूंगी। क्यों वेट कर रही हैं? आपकी तो स्टॉक पिकिंग इतनी कमाल की है, बताइए कौन सा स्टॉक है रडार पर, एटलीस्ट सेक्टर तो बताइए। मेरा दूसरा स्टॉक भी डिफेंस सेक्टर से रहेगा। मैं 2 स्टॉक्स में कंफ्यूज्ड हूँ, तो जल्द ही मैं दूसरा स्टॉक बताऊं। दोनों बता दो, कौन से स्टॉक हैं आपके लिस्ट में? तो मैं बता ही देती हूँ। आइडिया फोर्ज में मुझे पोजीशन बनानी है। अ, अभी एक्यूमुलेशन फेस में ये स्टॉक दिख रहा है। कमाल की करेक्शन, एक कमाल की लंबे अरसे के करेक्शन के बाद ये स्टॉक में वॉल्यूम ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है। 820 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक 895 तक जा सकता है और स्टॉप लॉस 795 का रखकर चलना चाहिए। नहीं, इसको मैं लिस्ट में नहीं जोड़ रहा हूँ, बस आपने शेयर कर दिया दर्शकों के साथ, ठीक है। कि इसको जोड़ूं, मैं लिस्ट में जोड़ूं, क्या करना है? जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी रैली दे चुका है मधु जी। मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन आपको दे रहा हूँ, पिछले 3 दिनों में क्या गजब के मूव देखने को मिले। चलिए, फायर हो चुका है स्क्रीन पर, अब तो तीर निकल चुका है आगे। 895 का टारगेट, 795 का स्टॉप लॉस रखेगा आइडिया फोर्ज को रडार पर। सचिन जी दूसरा आइडिया आपकी तरफ से क्विकली। सचिन जी क्यों म्यूट कर देते हैं आप, बताइए सर, छोटा सा तो शो है हमारा। कौन सा स्टॉक है दूसरा? सर दूसरा स्टॉक का नाम है स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल्स और इस स्टॉक के अंदर कल के ट्रेडिंग सेशंस में भी अच्छा मूव था। आज एक फॉलो बाइंग कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। 273 के आसपास स्टॉक मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट मार्केट प्राइस पे बाय करने की सलाह रहेगी। 262 का स्टॉप लॉस प्लेस करना है और अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 295 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। 295 तक के टारगेट्स आपको स्पंदना स्फूर्ति में नजर आएंगे। हरीश जी दूसरा कन्विक्शन वाला आइडिया आपकी तरफ से।
आशीष जी, थोड़ी देर के वेट करना चाहता हूँ। बिल्कुल स्टॉक्स तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा, तो मैं सेकेंड ऑफ में दूसरा स्टॉक। चलिए, वेट एंड वॉच की रणनीति यहाँ पर हरीश जी की तरफ से निकल कर आ रही है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं शो में आगे। और भोपाल वडोदरा में सफल कैंप के बाद अब निवेश निर्णय की टीम 9 मई को हैदराबाद पहुंच रही है, जहां फोकस होगा निवेशकों और ट्रेडर्स से खास मुलाकात और चर्चा का। अगर आप मार्केट को लेकर उत्साहित हैं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की गहराई से इस चीज़ को समझना चाहते हैं, तो निवेश निर्णय स्पेशल सेशन आप बिल्कुल मिस मत करना। खासकर इस बाजार में तो आपकी समझ ही आपको नुकसान से बचाएगी। सीएनबी से आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल खुद इस लर्निंग सेशन में शामिल होकर हैदराबाद के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब देंगे। तो अगर आप भी अनुज सिंघल से मिलना चाहते हैं और सीधे सवाल पूछना चाहते हैं, तो 9 मई की तारीख नोट कर लें और बिल्कुल मिस नहीं करना है। मिलते हैं हैदराबाद। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं तीनों एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले हरीश जुजारी के पोर्टफोलियो में कोचिन शिपयार्ड 1850 के टारगेट के लिए देख लेते हैं कि जिन तरह से आपके साथ शेयर किया है, ये स्टॉक फिलहाल के लिए क्या कर रहा है। फ्लैट ही है, लेकिन ठीक है, नुकसान नहीं दे रहा, ये बढ़िया बात है। अब देखते हैं सचिन जी के पोर्टफोलियो को। तो यहाँ पर ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं आपके पास। स्ट्राइड्स फार्मा और स्पंदना स्फूर्ति, टारगेट और स्टॉप लॉस आ गया आपकी स्क्रीन पर। परफॉर्मेंस देखते हैं। स्ट्राइड्स फार्मा आधे प्रतिशत ऊपर, स्पंदना स्फूर्ति क्या बात है 1%, यानी गेन्स तो इनके श्योरली एक्सेलरेट होंगे। वहीं मधु जी के पोर्टफोलियो में देखें तो आइडियाज़ आपको एक बीएससी लिमिटेड 4150 का टारगेट और आइडिया फोर्ड, जहां पर भी आप नजर रखिएगा 895 के टारगेट के लिए। ये स्टॉक्स क्या कर रहे हैं? आइडिया फोर्ड स्लाइटली इनके खरीद से ऊपर, बीएससी जहां का तहां आपको फिलहाल के लिए नजर आएगा। रिपोर्ट कार्ड जिसका इंतजार आपको रहता है, तो देखिए सचिन जी के गेन्स हो गए एम्पलीफाई, अब तो 7% की शानदार तेजी इनके पोर्टफोलियो में नजर आएगी। हरीश जी जुजारे के पोर्टफोलियो में स्टेबल परफॉर्मेंस 2-2.5% की, और मधु बंसल के पोर्टफोलियो में देखें तो तकरीबन 3% का मूव आपको फिलहाल के लिए नजर आएगा। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कन्विक्शन वाले आइडियाज शेयर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे सीएनबी से आवाज़ के साथ। नमस्कार।